हेलो गाइस, मैं हूं चिराग एक और वीडियो के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है चिराग सर के अकाउंट्स के टक्कर में। तो देखिए, आज आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आया हूं जो कि हमारे थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड है कि अकाउंट्स की थ्योरी आपकी क्या क्या एग्जाम में आ सकती है, आपके जो बोर्ड एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। तो सारे चैप्टर्स को ध्यान से देखना और उसके थ्योरेटिकल पार्ट को देखना कि मैं क्या क्या कवर करने जा रहा हूँ जो आपके एक तरीके से एग्जाम में आ सकती है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आरबीएसई बोर्ड हो, या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो। आपके लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और शेयर जरूर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। तो देखिए, यहाँ पे है, आपको पता है, इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी बाय चिराग सर। पार्ट 1 की बात कर रहा हूं, जिसमें जनरली आपका क्या आता है, पार्टनरशिप से रिलेटेड सारा पार्ट आता है। अब अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की बात करता है, यानी फंडामेंटल्स की बात करता है, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 ऐसे होगा। याद रखना कि आपको अपनी रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी की बुक है, जैसे भी आपकी बुक हो, उसको देखना है, उससे रिलेटेड ही पार्ट कवर करना है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं पार्टनर्स की लायबिलिटी, तो वहां पे आप डिटेल्स में देखना चाहो तो बोल सकते हो कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वो जॉइंटली और सेवरली मतलब इंडिविजुअली लायबल होते हैं। तो मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूं कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ये आपको देख के जानी है। उसके 4 कोई से भी कंटेंट देख लेना, जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगी, समझ गए, सैलरी दी जाएगी नहीं दी जाएगी, तो सारा डीड में लिखा हुआ होता है। तो आपको डीड के कंटेंट बताने। फिर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में क्या प्रोविजन और रूल्स एप्लीकेबल होंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन है, उस पर 6% पर एनम की रेट होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, उनसे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो जरूर आप देख लेना। तो बोल रहा है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। फिर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंशिएशन होता है वो बता देना। फिक्स में आपको पता है कि 2 अकाउंट खुलते हैं, कैपिटल और करंट, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट खुलता है। फिर आइटम जो कि प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो इंटरेस्ट का पार्ट, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर की बिल्डिंग है और वो फर्म ने किराए पे ले रखी है तो रेंट ऑन प्रमाइसेस ऑफ पार्टनर, उससे रिलेटेड पार्ट हो गया। मैनेजर का कमीशन हो गया तो वो जनरली चार्ज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पहले चैप्टर की थ्योरेटिकल पार्ट है, याद रखना मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं थ्योरेटिकल पार्ट की बात कर रहा हूं। ओके, फिर उसके बाद एडमिशन आता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है, समथिंग ऐसे आप कवर करते हो। तो उसमें आता है मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, सिर्फ नेम याद रखने, जिसमें आप क्या बोल सकते हो कि एक नया पार्टनर आता है, पार्टनर जाता है यानी रिटायर होता है, डेथ हो जाती है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, और एक फर्म दूसरे फर्म के साथ मिल जाती है, मर्जर हो जाता है, तो उसे मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जब नया पार्टनर आता है तो उसके राइट क्या होते हैं, सीधी सी बात है, वो क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा, तो उसको फ्यूचर में क्या मिलेगा, फर्म की एसेट्स मिलेगी। गुडविल लेके आएगा तो फ्यूचर में क्या मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गुडविल के फैक्टर्स क्या है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद करके जाना, और व्हाट इज सुपर प्रॉफिट ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिवैल्यूएशन क्या होता है और उसका नेचर जो होता है वो होता है आपका नॉमिनल। मैं आपको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये जनरली आपने अपनी किताब में कवर कर रखे हैं। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, आपको पता है कि नया पार्टनर आता है तो वो अपना हिस्सा लेके आ रहा है, तो पुराने पार्टनर अपने हिस्से का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो जिस रेशियो में करते हैं उसे सैक्रिफाइस रेशियो बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो रिवैल्यूएशन, और याद रखना साथ में जो रियलाइजेशन अकाउंट में बनता है, जो कि डिसोल्यूशन में बनता है, उसमें भी नेचर नॉमिनल अकाउंट का ही होता है, ये जरूर याद रखना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी नॉमिनल नेचर का होता है, जिससे प्रॉफिट या लॉस निकले। फिर रिटायरमेंट या डेथ की बात करेगा तो उसमें गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग और सैक्रिफाइस में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। मोड ऑफ पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, के रिटायरिंग पार्टनर को कैसे पे कर रहे हैं, पूरा कैश में या लोन के थ्रू, जब कुछ ना बोले तो लोन में ट्रांसफर हो जाता है। एंट्री क्या होती है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके, और अगर पार्टली कैश है, पार्टली लोन है तो क्या होगा। फिर वैसे ही सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग बोल रखा है कि अगर एक पार्टनर रिटायर होता है उसके बाद भी बिजनेस चलता रहता है और उसको जनरली अमाउंट नहीं मिलता, तो उस केस में क्या मांगेगा, वो इंटरेस्ट के साथ अमाउंट मांगेगा, या क्या बोलेगा कि आपने बिजनेस को कंटिन्यू रखा तो जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है वो मुझे कैपिटल रेशियो में दोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया
कि मुझे कैपिटल का अमाउंट तो चाहिए ही चाहिए। जैसे सी रिटायर और सी का कैपिटल कितना है, 50,000 का अमाउंट आ रहा है, तो उसको 50,000 तो मिलेंगे, पर उसके साथ जो 6% इंटरेस्ट है, या फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया कि 3 महीने और बिजनेस कंटिन्यू रखा, तो उस प्रॉफिट का जो भी उसका प्रोपोर्शन है कैपिटल के रेशो में, वो भी उसे मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट निकल गया है 2,000 और प्रॉफिट का हिस्सा निकल गया है 5,000, तो उसको 50 + 5,000 मिल जाएंगे 55,000। तो पार्टनर दोनों में से ज्यादा लेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक बार पढ़ लेना इसको भी। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो कम से कम 5 या मैं बोल सकता हूँ 5 लोगों को, 5 फ्रेंड्स को शेयर कर लेना। उसके बाद आपको पता है मेरा नंबर पता ही है सबको, तो मैं आपको क्या करूंगा, शेयर जरूर कर दूंगा। चैप्टर 4 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखिए इसमें बोल रहा है कि तरीके क्या क्या होते हैं। जैसे आपको पता है कि एक तो आप अपनी इच्छा से डिसॉल्व कर सकते हैं, तो वहां पे तो वॉलंटरी होता है। एक आपका होता है किसी पर्टिकुलर इवेंट्स के होने पे, कंटिजेंट इवेंट के होने पर, फिर कोर्ट के ऑर्डर से होता है। तो इस तरीके से आपको ये सारे कवर करने पड़ेंगे, तो वो देख लेना जरूर। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें डिफरेंस क्या होता है वो भी आपको देखना पड़ेगा। रियलाइजेशन क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, नेचर आपको पता ही है, नॉमिनल। रिवोल्यूशन और रिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये फॉर्म के डिसोल्यूशन पे होता है। और रिवोल्यूशन क्या होता है, जब सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उससे रिलेटेड होता है, लेकिन फॉर्म क्लोज नहीं होती है। रिलाइजेशन में क्या होता है, फॉर्म क्लोज हो जाती है तब बनाया जाता है। रिवोल्यूशन में फॉर्म क्लोज नहीं होती है, फॉर्म की बुक्स क्लोज नहीं होती है। फॉर्म के डेट्स और प्राइवेट डेट्स में क्या फर्क होता है पार्टनर के। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट क्या होता है, तो ये आप अपनी बुक में जरूर देख लेना। ओके, तो देखिए टोटल मैंने 4 चैप्टर के आपको बता दिए जो कि पार्ट 1 से रिलेटेड थे। फिर पार्ट 2 का पार्ट आ रहा है, उसमें जनरली कौन सा आएगा आपका, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, रेशियो और कैश फ्लो, जिसके एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है, तो उसके भी थोड़े बता दूंगा पर वर्बली बताऊंगा, ओके, लिखे हुए नहीं। अब पार्ट 2 क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसमें चैप्टर 1 है। तो देखो कंपनी के फीचर्स आ सकते हैं, बॉडी इनकॉर्पोरेट होती है, आर्टिफिशियल परपेचुअल सक्सेशन होता है, तो ये सारे आपको फीचर्स ऑफ कंपनी नेम याद रखने। फिर काइंड्स ऑफ कंपनी जब बोलेगा तो देखो क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर। अगर लायबिलिटी के बेसिस पे बोलेगा तो क्या बोलोगे, लिमिटेड बाय शेयर्स, ऐसे बोलते हैं ना। फिर आप अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हो, एक गारंटी से भी लिमिटेड होती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे क्या होता है, पब्लिक, प्राइवेट और 1 पर्सन कंपनी जरूर देख के जाना, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आता ही रहता है। तो पब्लिक प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस क्या होता है वो भी आप देख के जरूर चले जाना, समझ गए। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है और रिजर्व कैपिटल क्या होती है, याद रखना, रिजर्व कैपिटल क्या होती है ये भी आता रहता है। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत बढ़िया है। सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या यूज होता है। फिर है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि कम से कम 90% इशूड अमाउंट का पार्ट मिल जाना चाहिए, जो कि सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। फिर आपको कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड बोलता है, तो आपको पता है इंटरेस्ट मिलता कम है देते ज्यादा है, तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग 10% मिलेगा और कंपनी देती कितना है, 12% देती है। एप्लीकेशन मनी एटलीस्ट 5% मिलनी चाहिए फेस वैल्यू का। और कॉल्स के बीच में, जो कॉल्स के बीच में है ना, देखो क्या बोल रखा, अमाउंट ऑफ कॉल शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ फेस वैल्यू शेयर। तो ये कॉल्स की बात कर रहा है, यानी फर्स्ट कॉल की बात कर रहा है और सेकंड कॉल की बात कर रहा है, तो वो फेस वैल्यू के 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और 2 कॉल के बीच में जनरली डिफरेंस भी होना चाहिए, तो वो भी क्वेश्चन में दे रखा है या कहीं ना कहीं दे रखा है, तो वो आप कवर कर लेना। मोस्टली आपका जो आता है, एक तो 90% वाला आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट आ सकता है आपका। रिजर्व कैपिटल क्या होता है ये आ सकता है आपका। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस ये भी पूछा जा सकता है। और फॉर फीचर ऑफ शेयर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर की बात करेगा तो सबसे पहले लैटिन वर्ड से है, ये आपको पता होना चाहिए, डेबर। फिर डिबेंचर में क्या क्या इंक्लूड होता है, इन्वेंट्री, डिबेंचर इन्वेंट्री यानी बॉन्ड, और जितनी भी एनी अदर सिक्योरिटी जैसे पब्लिक डिपॉजिट, ये भी आप डिबेंचर के फॉर्म में बोल सकते हैं, जो कि फॉर्म के एसेट पे चार्ज बन रही है या नहीं बन रही, इसका मतलब सिक्योर्ड है या नहीं है। फिर शेयर डिबेंचर में डिफरेंस क्या होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर, जिसमें सिक्योरिटी के बेसिस पे सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, इनकी मीनिंग पूछ सकता है। टेन्योर या टर्म के बेसिस पे रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ये पूछ सकता है। कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ये पूछ सकता है। और इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे स्पेसिफिक और जीरो कूपन, तो जीरो कूपन आपसे पूछा जा सकता है, बियरर आपसे पूछा जा सकता है, सिक्योर्ड आपसे पूछा जा सकता है, रिडीमेबल, इरिडीमेबल आपसे पूछा जा सकता है। और ओवर सब्सक्रिप्शन अगर डिबेंचर का पूछ लिया तो वो शेयर की तरह ही है,
जब एप्लीकेशन ज्यादा आ जाए और इशू कम किए जाए तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है, और जब एप्लीकेशन कम हो और इशू ज्यादा करे तो उससे अंडर सब्सक्रिप्शन बोला जाएगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो याद रखना शेड्यूल 3 की बात करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी आता है और एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी आते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ ये 3 ही दे रखे, तो जिनके पास एनसीईआरटी के कोड से रिलेटेड सारा कंटेंट है तो सिर्फ ये 3 ही देख सकते हैं। अब आपको पता है कि बैलेंस शीट पार्ट 1 में आती है और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पार्ट 2 में आता है, लेकिन उनका शेड्यूल क्या है, रिवाइज शेड्यूल थर्ड, रिवाइज शेड्यूल थर्ड, ये ध्यान रख लेना। अब उसका नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे नेचर की बात करूं तो इसमें रिकॉर्डेड फैक्ट्स होने चाहिए, अकाउंटिंग कन्वेंशंस होने चाहिए, ये सारे आपको पता होने चाहिए। पोस्टुलेट्स को फॉलो किया जाना चाहिए, पर्सनल जजमेंट रहती है, तो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू देगा, किसके, हमारे अकाउंटिंग के ऑपरेटिंग रिजल्ट का और फाइनेंशियल पोजीशन का, तो वो ऑब्जेक्टिव है। लिमिटेशन क्या है, इसकी क्या क्या कमियां हैं वो बता देना। जब भी आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखोगे तो आपको हेडिंग और सब हेडिंग, इक्विटी एंड लायबिलिटी, असेट्स, इक्विटी लायबिलिटी में क्या क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए। शेयर होल्डर फंड उसके अंदर क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आएगा, करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आएगा, वैसे ही नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स में क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट। फिर वैसे ही जो ये शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है, याद रखना ये वर्टिकल होता है, क्या बनता है, वर्टिकल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, हमेशा याद रख लेना। तो इसमें ये किसके लिए अप्लाई नहीं होता है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए, बैंकिंग कंपनी के लिए, और ऐसी कंपनी जो कि बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट ऐसा नहीं बना रही, इसका मतलब क्या है, उसके लिए कोई और फॉर्म स्पेसिफाइड है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, वो अपने अकॉर्डिंग बना रही है क्योंकि उसका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से रिलेटेड कुछ पार्ट है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग बनाएगी, तो उस केस में उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है। फिर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी क्या होती है, रिजर्व एंड सरप्लस के सारी एलिमेंट, लेकिन उसमें से 2-3 याद रख लेना। जैसे शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कहा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस तो जाता ही है, लेकिन डेबिट बैलेंस भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है क्योंकि वो नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव, तो ब्रैकेट करके दिखाया जाता है। फिर जितने भी आपके एनसीईआरटी के डू इट योरसेल्फ है ये भी जरूर देख लेना, क्योंकि देखो इसमें क्या है, हेडिंग सब हेडिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो जाके जरूर चेक कर लेना। फिर रेशो की बात करेगा तो सिंपल है, ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशन। फिर टाइप्स ऑफ रेशो, ट्रेडिशनल और फंक्शनल। अब आपको पता है कि ट्रेडिशनल क्या होता है, फंक्शनल क्या होता है। ट्रेडिशनल मतलब क्या हो गया, पीएनएल के बेसिस पे हो गए, बैलेंस शीट के बेसिस पे हो गए और कंबाइंड हो गए, ये होते हैं। फंक्शनल में जनरली क्या होता है सर, लिक्विडिटी रेशोज होते हैं, सॉल्वेंसी रेशोज होते हैं, एक्टिविटी रेशोज होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी को टर्नओवर, एफिशिएंसी, ये भी रेशो बोला जाता है। अब देखिए लिक्विडिटी रेशो है तो उसमें करंट रेशो का आइडियल क्या है, 2:1 है। क्विक रेशो में क्या है, आइडियल रेशो 1:1 है। इसको एसिड टेस्ट या लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। इसके फॉर्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन तो याद रखने पड़ेंगे, मैं तो थोड़ा थ्योरेटिकल एलिमेंट बता रहा हूँ, तो फॉर्मूले जरूर याद रखना। डेट इक्विटी रेशो का भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आइडियल रेशो 2:1 बता रखा है, तो ये आप देख लेना। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का आइडियल रेशो 6 to 7 टाइम्स होता है, तो इस तरीके से। अब याद रखना कि एफिशिएंसी रेशो है तो उसमें कौन से सारे टर्नओवर वाले रेशो आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी में सारे प्रॉफिट वाले रेशो आएंगे, और साथ में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन नेटवर्थ आएगा। फिर अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, ये सारे आ जाएंगे। अभी अपना जो आरबीएससी या राजस्थान बोर्ड, उसमें मैचिंग वाले कौन सा आ रहा है, तो मैचिंग वाले में क्या आता है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशो दे देगा एक साइड और साइड में एक रेशो दे देगा, एक्टिविटी रेशो दे देगा और साइड में, और आपको क्या करना है, मैच करना है, मिलाना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ब्लूप्रिंट देख लेना जाके एक बार, ब्लूप्रिंट को भी एक्सप्लेन करना है तो उसकी भी एक वीडियो में आपको बता दूंगा। फिर देखो आपको है फॉर्मुलाज ऑफ रेशो, रेशो के फॉर्मूला याद रखने। आइडियल रेशो क्या होता है, जो मैंने बताया ऊपर के थ्रू पढ़ लेना। फिर कुछ आपके क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो ये आप जरूर देख लेना, जो छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। क्योंकि रेशो कैश फ्लो लोगों को टिपिकल लगता है, लेकिन है सिंपल। क्यों, क्योंकि अगर आपका बेसिक पार्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको रेशो कैश फ्लो टिपिकल लगेगा। लास्ट है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है तो कंपेरेटिव और कॉमन साइज में डिफरेंस क्या होता है, कंपेरेटिव को दूसरे नाम से किससे पुकारते हैं और कॉमन साइज को किस नाम से पुकारते हैं, वो भी आ जाएगा। लेकिन वो हमारे राजस्थान बोर्ड वाले कॉन्सेप्ट में नहीं है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है राजस्थान बोर्ड वालों को। कौन सा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कंपेरेटिव और कॉमन साइज आता है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है, याद रखना ये AS3 के अकॉर्डिंग बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेनिफिट क्या है। पिछली बार यानी पिछले से पिछली बार आया था व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। कैश में क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए। स्ट्रिक्टली याद रखना, मैं एनसीईआरटी की बुक से बोल रहा हूं, देख लेना, क्योंकि उसमें जो दे रखा है वही आपका एग्जाम में आएगा।
फिर एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, और उसमें कैश इनफ्लो क्या होता है, कैश आउटफ्लो क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग में कैश सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश इनफ्लो है। कैश आउटफ्लो क्या है, जो भी पेमेंट किया, ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, जो भी ऑपरेटिंग खर्चे पे किए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, ऐसे आपको पता होना चाहिए। फिर याद रखना AS4 के अकॉर्डिंग जो प्रपोज डिविडेंड है उसको कंटीजेंट लायबिलिटी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये प्रपोज किया हुआ है। क्या किया हुआ है? प्रपोज। तो इसका मतलब क्या है, ये दिया जा भी सकता है, नहीं भी दिया जा सकता। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, जब AGM होगी तो एनुअल जनरल मीटिंग में जनरली क्या होगा, डिसाइड हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। तो तब तक ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। फिर उसके बाद जनरली किस में दिखाया जाता है, करंट लायबिलिटी में दिखाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने दे दिए हैं, इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन। थोड़ा मैंने फास्ट वीडियो बनाई क्योंकि आपको पता है कि आपके पास भी टाइम कम है और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और वीडियो ज्यादा लेंथी भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको ये पूरी PDF चाहिए, वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर PDF किसी को चाहिए तो अपने 5 फ्रेंड्स को शेयर कर देना। उसके बाद आपको पता है कि आप जैसे WhatsApp पे भेजोगे तो आपको मेरी एक्यूरेसी पता है और आपको मेरी एफिशिएंसी भी पता है कि मैं कितनी जल्दी भेज देता हूं। तो मैं 2 to 3 मिनट में आपको फटाफट से क्या करता हूं, सारा कंटेंट भेज देता हूं। तो ये मैं आपको जरूर क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। ओके, तो आज की वीडियो के लिए यही था काफी। अगली वीडियो में हम ब्लूप्रिंट और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2 और 3 मार्क्स के, उसकी बात करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे और जय श्री राम। थैंक यू।